मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अभी से कुछ देर बाद यही शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। 7:15 पर पीएम मोदी शपथ लेने जाएंगे। और नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भारती बघेल और आप देख रहे हैं एमवी नेटवर्क। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 7:15 पर शुरू होगा। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री ने एनडीए के संभावित मंत्रियों के साथ अपने आवास पर बैठक की और मंत्रियों के नामों पर मंथन किया। बता दें कि बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई है और इस वजह से वो एनडीए गठबंधनों के साथ मिलकर सरकार बना रही है। ऐसे में एनडीए समर्थक जेडीयू और टीडीपी की भूमिका भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। सूत्रों की माने तो नरेंद्र मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में ललन सिंह से लेकर राममोहन नायडू और चिराग पासवान नेता शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी के साथ आज जीतन राम मांझी, नितिन गडकरी, सुदेश महतो, एचडी कुमार स्वामी और राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, जयंत चौधरी, राममोहन नायडू, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और चिराग पासवान, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कई अन्य चेहरे शपथ ले सकते हैं। इन चेहरों में जो नाम शामिल हैं वो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का, जो पिछली बार मोदी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थे। कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद जब पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा तो उसके बाद अनुराग ठाकुर को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से। देखिए 3.0 का आगाज जो है वो हो गया है। आपसे थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने जाएंगे। इससे पहले संभावित मंत्रियों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव, शोभा कंदलाजे, राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, नितिन गडकरी और प्रताप राव जाधव, ये सभी ऐसे मंत्री हैं जो जिनका नाम संभावित मंत्रियों की लिस्ट में आ रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम तैयारियां जो है वो शपथ ग्रहण को लेकर हो चुकी हैं और 7:15 पर पीएम मोदी जो है वो शपथ लेंगे। वहीं अगले कुछ नाम आपको तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं जो संभावित मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी, मनसुख मंडाविया और बसवराज बोम्बई, जितेंद्र सिंह, गोविंद करजोल, जयंत चौधरी, पीसी मोहन और राव इंद्रजीत सिंह, ये वो नाम हैं जिनकी गिनती जो है वो संभावित मंत्रियों में की जा रही है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मोदी ने रविवार सुबह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। और इसी के साथ साथ तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं जो संभावित मंत्रियों की तस्वीरें हैं। एचडी कुमार स्वामी, अर्जुन मेघवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, किरेन रिजिजू, रामनाथ ठाकुर, जीतन राम मांझी और जी किशन रेड्डी, ये सभी नाम ऐसे हैं जो संभावित मंत्रियों की लिस्ट में आते हैं। एक एक करके सभी नाम आपको बताते जा रहे हैं। पीयूष गोयल और अमित शाह की तस्वीरें भी साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं। इनकी संख्या, इनकी गिनती भी संभावित मंत्रियों में की जा रही है। चाय पर चर्चा नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी तमाम मंत्रियों के साथ। और अब 7:15 पर तस्वीर भी साफ हो जाएगी कौन कौन से मंत्री ऐसे हैं जिनको मंत्रालय में जगह दी गई है। तस्वीरें लगातार आपको दिखाई दे रही हैं और जिसमें तमाम मंत्री जो हैं वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए नेता भी हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से ओमशील हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और इसी के साथ साथ पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले ओमशील, आपके पास आते हुए क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र
प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाले हैं और तकरीबन 6 दशक बाद कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का लगातार कार्यशैली रहा है कि वो पहले से ही रोड मैप अपना तैयार कर लेते हैं कि अगले 100 दिनों में हमें क्या करना है, उसको लेकर लगातार काम जारी है। लेकिन अब जो आज जो शपथ प्रधानमंत्री मोदी लेंगे, उनके साथ कौन से ऐसे मंत्री हैं जो उनके साथ शपथ लेने वाले हैं? कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो सहयोगी दल है एनडीए के, चाहे वो आरएलडी हो या फिर एलजेपी हो, कुल मिला के 12 सहयोगी दल में से शपथ लेंगे, जिसमें कि जेडीयू से अगर बात करें तो ललन सिंह होंगे, रामनाथ ठाकुर होंगे, टीडीपी की अगर बात करते हैं तो पेमा सैनी होंगे, और वहीं हम बात करेंगे तो एक नायडू होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे जो बड़े चेहरे हैं, जो सहयोगी मुख्य सहयोगी दल है, जो निर्णायक भूमिका में, चाहे वो जेडीयू की बात करें या टीडीपी की बात करें, उनको कहीं ना कहीं ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है शुरुआती दौर में, अभी जो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम चिराग पासवान की बात करते तो एलजेपी की 5 सीट आई है, 5 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे थे और 5 सीटें वो जीते हैं। तो 100 के स्ट्राइक रेट से जो उनका जो प्रदर्शन हुआ है, तो उन्हें भी एक सीट दिया गया है, एक मंत्रालय दिया गया है, माफ कीजिएगा, एक मंत्रालय दिया गया जिसमें कि चिराग पासवान को मंत्री बनाया गया है, मंत्री बनाया जाएगा और आज वो शपथ लेंगे। वहीं जयंत चौधरी को भी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के पास कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से संबंधित मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास होगा। गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय। तो सुरक्षा से संबंधित अहम फैसले सीसीएस करता है तय और सरकार का नियंत्रण सीसीएस के द्वारा तय होता है, इसलिए ये तमाम मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास ही रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, देखिए किस तरीके से बीजेपी जो है वो सीसीएस अपने पास ही रखेगी, जिसमें अहम मंत्रालय जो है वो आते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के पास कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी से संबंधित मंत्रालय दिखाई देंगे। बीजेपी के पास गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दिखाई देगा। वहीं लगातार हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सीसीएस मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास देखने को ही मिलेंगे, क्या इसके पीछे की रणनीति है? देखिए भारती, जहाँ तक सीसीएस की बात है तो सीसीएस दरअसल 4 मंत्रालयों को मिला करके बनाया जाता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें विदेश, रक्षा, गृह जैसे और वित्त जैसे 4 अहम मंत्रालय जो है वो उसमें शामिल होता है। और इसी सीसीएस के द्वारा सरकार के जो भी महत्वपूर्ण फैसले हैं वो लिए जाते हैं। खासकर अगर रक्षा की बात करें, सुरक्षा की बात करें तो सीसीएस में ही तय होता है। इसके अलावा अगर एटॉमिक एनर्जी की बात करें तो वो भी सीसीएस मंत्रियों के जो ग्रुप होता है, 4 मंत्रियों का जो ग्रुप होता है उसी में तय किए जाते हैं। इसके अलावा अगर विदेश से किसी प्रकार का अगर कोई डील करना हो या कोई रक्षा खरीद करना हो तो उसमें भी सीसीएस का अहम रोल होता है। और सीसीएस के जरिए ही सरकार जो है सभी मंत्रालयों के ऊपर अपना नियंत्रण रखती है। अगर किसी मंत्री को, किसी वीआईपी को, किसी वीवीआईपी को अगर सिक्योरिटी देना है तो वो भी सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा ही तय किए जाते हैं। और ये 4 अहम ऐसे मंत्रालय होते हैं जिसके जरिए पूरे सरकार के ऊपर जो है वो नियंत्रण किया जाता है और इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। यानी 4 अहम मंत्रालय होते हैं प्लस प्रधानमंत्री होते हैं, कुल 5 लोग मिल करके जो है इसको संचालन करते हैं। और ये चारों मंत्रालय जो है वो सबसे अहम मंत्रालय सरकार के अंदर जो है वो माने जाते हैं। लेकिन इन सभी मंत्रालयों में से एक मंत्रालय की मांग जेडीयू और इसके अलावा पीडीपी इसके द्वारा जो है इनके नवीन पटनायक के द्वारा जो है वो की जा रही थी। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि हम इन 4 अहम मंत्रालय में से हम किसी भी मंत्रालय को हम अपने गठबंधन सहयोगी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर सीसीएस का मंत्रालय जो है अगर टीडीपी या फिर जेडीयू को अगर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार का जो नियंत्रण है वो कमजोर होगा और सरकार निष्पक्ष तरीके से या स्वतंत्र तरीके से फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पाएगी। और यही कारण है कि जो खबर निकल करके सामने आई है उसमें अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि जो सीसीएस वाले जो 4 अहम मंत्रालय हैं वो बीजेपी अपने पास ही रखने वाली है। ठीक है जितेंद्र, और इसी बीच संभावित मंत्रियों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, आपको सुनवाते हैं। मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, जन कल्याण होगा, देश विश्व गुरु बनेगा। मित्रों, प्रधानमंत्री कार्यालय से
प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। सेवा का सौभाग्य जोधपुर के सम्मानीय मतदाताओं ने, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना कह सकता हूं कि जो संकल्प देश को विकसित बनाने का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। कि आज जो मंत्रिमंडल का शपथ विधि होने जा रहा है उसमें एनडीए सरकार में एनडीए के नेता, हमारे शिवसेना के मुख्य नेता और आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहब ने मुझे वहाँ पे मौका दिया। उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ। और मंत्रिमंडल में नाम आने से एक समाधान और एक तरह से जो खुशी बोलते हैं वो खुशी यहाँ पर हो रही है। इस बार मौका मिला है और पूरा एक भारत का इतिहास जो है ये रचने का काम उनके नेतृत्व में हो रहा है। भारत विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए जरूर हमारी कुछ सीटें कम आई होगी, लेकिन मैंडेट जो है मैंडेट नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का था और उनके मंत्रिमंडल में मुझे तीसरी बार उनको मौका मिल रहा है और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं दलित समाज का हूँ और देश भर के दलितों को, गरीबों को और सर्व जाति धर्म के लोगों को न्याय देने का काम मैं करता रहूँगा और मोदी साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आंध्रा को डेवलप करना ही हमारा विजन रहा है। तेलुगु देशम पार्टी से चुनकर आए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलुगु लोग जहाँ पे भी हैं उनके भलाई के लिए काम करने का एक निर्णय हम ले चुके हैं, तो उसके हिसाब से हमें अच्छा मैंडेट भी मिला है। अभी जो चुनाव हुए तो एनडीए की जीत आंध्रा में हुई है और देश में भी हुई है, तो केंद्र नरेंद्र मोदी के। और ओम, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इस बार के चुनावों में महिलाओं को ज्यादातर तवज्जो दिया गया था। मैं ये जानना चाहती हूं कि कितनी महिलाएं इस बार संसद पहुंचने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए इस बार महिलाओं को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने पूर्व में देखा होगा, अभी जो सदन में एक बिल पास हुआ वहाँ पर ज़्यादा महिलाएं चुन कर आए, उसी के मद्देनज़र वो अपने कैबिनेट में भी महिलाओं को जगह देना चाहते हैं, जिससे कि चाहे वो निर्मला सीतारमण हो जिनको रिपीट करवाया जाएगा, या फिर तमाम जितनी भी सारे वरिष्ठ महिलाएं हैं, महिला सांसद हैं, उनको कैबिनेट में जगह देने की बात की जा रही है। अभी अगर हम निर्मला सीतारमण की बात करें तो निर्मला सीतारमण को कहा यह जा रहा है कि वित्त विभाग उनके पास बना रहेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जा रहा है। फिर अगर हम बात करें हर्ष मल्होत्रा, जो कि पूर्वी दिल्ली से जीत कर आए हैं, अभी उनको भी मंत्रिमंडल पद दिया जाएगा, एक कैबिनेट उनको दिया जा रहा है। हरदीप पुरी को एक कैबिनेट दिया जा रहा है। तो जो इतने वरिष्ठ जो नेता हैं और कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनका कहा जा रहा है कि वो पहली बार मंत्री बनेंगे। चाहे हम वो बात कर ले, संभावित जो नाम है रांची से जो सांसद हैं संजय सेठ, उनका नाम सामने आ रहा है, तो संजय सेठ वहां से मंत्री बन सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि और कौन कौन से नए नाम हैं जो कि सामने आ रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, आपके पास आते हुए अगर मैं जातिगत समीकरणों की बात करूं, क्योंकि मंत्रालय में भी इसका बहुत ज्यादा इसकी चर्चा हो रही है, जातिगत समीकरण और मुख्य तौर पर राजभर, निषाद और लोधी, जिनसे कोई भी एमपी चुनकर नहीं आया है, ऐसे में क्या भूमिका अंदर दिखाई देती है? देखिए, भारतीय जहाँ तक जो है राजभर या लोधी समाज की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग का जो है वो जरूर प्रतिनिधित्व जो है वो इस कैबिनेट में मिलने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश
जिन 9 मंत्रियों को जो है इस मोदी सरकार में शामिल किया जा रहा है मोदी 3.0 में, उसमें ओबीसी वर्ग के ही अधिकतर मंत्री जो है वो उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए हैं और खासकर जो है वो गैर ओबीसी मंत्री होंगे इस कैबिनेट में। उसके पीछे यही तर्क दिया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो गैर यादव ओबीसी वोट वर्ग जो है वो इस बार शिफ्ट होकर के और सपा के पाले में चला गया है और जिसका सीधा सा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। अगर ओवरऑल जातिगत समीकरणों की बात करें तो चाहे बिहार की बात हो, राजस्थान की बात हो, इसके अलावा महाराष्ट्र की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो या हरियाणा की बात हो, जातिगत समीकरणों को ध्यान में वही जितेंद्र आपको रोकना चाहूंगी। तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे किस तरीके से जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है, उसकी सीधे तौर पर तस्वीरें आपको पश्चिम बंगाल से दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर बिहार से भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र, इसके साथ ही अगर मैं बात करूं अभी तक की, अगर हम तस्वीरों को समझने की कोशिश करें तो जो बड़े मंत्रालय हैं उनको बीजेपी ने अपने पास रखा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जेडीयू और टीडीपी को इस बार कौन कौन से मंत्रालय मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे अभी पहले वाली जो खबर हम लोगों ने दिखाया ब्रेकिंग न्यूज में कि जो सीसीएस वाले मंत्रालय हैं, रक्षा, वित्त, गृह और विदेश, ये 4 अहम मंत्रालय हैं जिसको बीजेपी अपने पास रखेगी। इसके साथ ही साथ रेलवे और जो है रोड ट्रांसपोर्ट जो कि नितिन गडकरी के पास जो है वो पहले से ही था, उसको भी बीजेपी अपने पास ही रखने वाली है क्योंकि जो सरकार का जो डेवलपमेंट का जो काम होता है, खासकर अगर रोड नेटवर्क बनाने की बात हो या फिर रेल नेटवर्क का विस्तार हो, पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है और सरकार ने कई सारे बुलेट ट्रेन भी चलाई है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन भी उसने चलवाया हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी उसको भी पिछले 10 वर्षों में नितिन गडकरी के मंत्रालय रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के द्वारा जो है उसका विस्तार किया गया है और यही अहम ऐसे मंत्रालय होते हैं जिसका कामकाज का सीधा सीधा असर जो है वो जमीन पर देखने को मिलता है और सरकार का जो रोड मैप होता है डेवलपमेंट को लेकर के इन्हीं मंत्रालयों के द्वारा जो है वो तय किया जाता है। ऐसे में सरकार चाहती है कि उसका जो पिछले 10 वर्षों का जो उसमें जो निवेश है, खासकर पूंजीगत निवेश की बात करें या फिर उसके द्वारा जो 10 वर्षों में जो काम किया गया है उसकी अगर बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अहम रहा है। भले ही वोट प्रतिशत में बीजेपी थोड़ा पिछड़ गई हो और सीटों की संख्या जो है बहुमत के आंकड़े तो 272 तक बीजेपी नहीं पहुंच पाई, 240 तक ही सिमट करके रह गई। कहीं ना कहीं उसके पीछे जो है कास्ट वोट फैक्टर जो है सबसे बड़ा अहम रोल निभाया है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो आज भी जो है देश भर की जनता इस बात को मानती है कि खासकर जो है रोड नेटवर्क की अगर बात करें या रेल नेटवर्क की बात करें या अलग अलग जो हवाई पट्टी का जो डेवलपमेंट हुआ है खासकर रीजनल जो है सिटीज के अंदर में, उसे कहीं ना कहीं सरकार का जो एक डेवलपमेंट का एजेंडा है वो जरूर कम से कम देश भर में पहुंचा है और यही कारण है कि सरकार इन सभी अहम मंत्रालयों को अपने पास रखना चाहती है। और खबरें ऐसी भी निकल करके भी आ रही है कि इसके अलावा 2 ये अहम भी मंत्रालय सरकार अपने पास रखेगी। अब जहां तक बात है टीडीपी और जेडीयू को लेकर के, तो जेडीयू की तरफ से कृषि मंत्रालय की मांग की गई थी, तो हो सकता है कि लालन सिंह को या फिर किसी अन्य जेडीयू के जो सांसद हैं उनको दिया जाए। इसके लिए भारी उद्योग मंत्रालय जैसे जो है वो लगातार जो है वो पीडीपी इनके द्वारा जो है टीडीपी के द्वारा जो है की जा रही है, तो हो सकता है कि उनको दिया जा सके। इसके अलावा सूचना प्रसारण मंत्रालय बचता है। ये तमाम सारे ऐसे मंत्रालय हैं छोटे छोटे जो है। बिल्कुल, सूचना प्रसारण मंत्रालय पर ही सवाल के साथ मैं वापस आपके पास लौटूंगी जितेंद्र, लेकिन उससे पहले ओम आपसे एक बड़ा सवाल ये है कि एक नाम 2 दिनों से बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है प्रफुल्ल पटेल का, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? लगाए जा रहे थे कि उनको मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा और या फिर और अगर मंत्री बनाया जाता है तो कौन सा विभाग उन्हें दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रफुल्ल पटेल की हम बात करें तो कहा यह जा रहा है कि अगर उनको मंत्री अभी बनाया जाता है, अगर आज वो शपथ लेते हैं तब उनको कोई ना कोई राज्य मंत्री पद दे दिया जाएगा या फिर कोई वरिष्ठ पोर्टफोलियो नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी कई मंत्रालय ऐसे जो कि अपने पास अभी रख रही है और उसमें से चाहे हम वो बात
बात करें जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट विभाग है, मंत्रालय है, जो नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय में इतना ज्यादा काम किया और काफी ज्यादा परफॉर्मेंस भी उस मंत्रालय का रहा है। लेकिन हम वही अगर बात करते हैं वित्त विभाग का, तो ये सारे जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। लेकिन प्रफुल्ल पटेल की अगर बात की जाए तो उनको कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका खुलासा नहीं हुआ है, ना ही प्रफुल्ल पटेल की तरफ से कोई खुलासा किया गया है कि आखिर उन्हें कॉल आया भी है या नहीं आया है। ठीक है जितेंद्र, आपके पास वापस लौटते हुए दो अहम मंत्रालय और हैं, शिक्षा मंत्रालय और जिसकी हम बात कर रहे थे सूचना प्रसारण मंत्रालय। लेकिन अनुराग ठाकुर का तस्वीरों में ना दिखना किस ओर संकेत कर रहा है? देखिए, अनुराग ठाकुर का नाम जो है सुबह में थोड़ी देर के लिए जो है वो चर्चा में देखने को मिला था, जब प्रधानमंत्री जो है चाय पर बुलाए थे संभावित मंत्री को, तो उसमें अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। लेकिन अभी सूची में उनका नाम गायब है। जो मीडिया में सूची चल रहा है और या जिन जिन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उसमें अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो गायब है। इसके पीछे सबसे बड़ा अहम कारण ये माना जा सकता है कि पिछले जो है 5 वर्षों में जो सरकार का जो कामकाज होता है उसको जनता तक पहुंचाने, जनता में उसको जो है पॉपुलर बनाने और जन जन तक जो है उसकी सरकार की योजनाओं को, कामकाज को पहुंचाने की जिम्मेदारी सूचना प्रसारण मंत्रालय के ऊपर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार के कामकाज है, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाई है, या जनता को जो है प्रसारण मंत्रालय ठीक तरीके से अपने प्रचार माध्यमों के जरिए जो है वो कन्विंस नहीं कर पाया है। और यही कारण है कि सरकार के कामकाज और उपलब्धियों के अनुरूप जो है वो सीटें इस बार नहीं मिल पाई है। तो हो सकता है कि एक महत्वपूर्ण कारण रहा हो जिसको लेकर सरकार को लगता होगा कि अगर जनता तक उसके कामकाज अगर ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाएगा तो वो चीज़ें जो है डेवलपमेंट का जो काम है वो सीट के रूप में कन्वर्ट जो है वो नहीं हो पाएगा पार्टी के लिए। तो इसमें अहम बदलाव हो सकता है। ये भी संभावना है कि चिराग पासवान को भी ये मंत्रालय दिया जा सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी जो है इस तरीके की चर्चाएं निकल करके सामने आई थी। जो चिराग पासवान जो है वो फिल्म जगत से भी जुड़े रहे हैं और उन्होंने बॉलीवुड में अपने जो किस्मत को पहले आजमाया था, बाद में वो अभी पूरी तरीके से फुल टाइमर हो गए हैं पॉलिटिक्स के अंदर में। तो कहीं ना कहीं जो फिल्मों की जो प्रसारण की जो अनुमति की बात हो या फिर जो है सेंसर बोर्ड जैसे जो है वो संस्थान हो, वो सारे के सारे सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन ही आते हैं। तो हो सकता है कि उनको ये मंत्रालय दिया जा सके कैबिनेट मंत्री के तौर पे। तो तमाम सारे ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा अभी नहीं हो सकता है कि शपथ ग्रहण के बाद उनका नाम देखे, या फिर हो सकता है सूची में जिन लोगों का नाम चर्चा में चल रहा हो उसको सूची से जो है बाहर कर दिया। बिल्कुल ओम, अगर पिछली बार के आंकड़ों को देखें तो 58 मंत्रियों ने शपथ ली थी। 2014 में करीब करीब 50 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है ओम। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से भी संभावित मंत्रियों के नाम आए और तस्वीरें सामने आए और जिस तरीके से जो मंत्रियों का भी के सूत्रों के हवाले से जो कहा गया कि हम मतलब इन लोगों को कॉल आया है, 63 से 64 मंत्रियों को ऐसा लग रहा है कि आज शपथ दिलाया जा सकता है। और जिस तरीके से लगातार, क्योंकि देखिए चाहे हम 2019 से कंपेयर करें या 2014 से कंपेयर करें, दृश्य सेम नहीं है। बीजेपी 2014 में और 2019 में क्लियर बहुमत में थी अकेले अपने दम पर, और उस समय भारतीय जनता पार्टी को अपने चेहरे पर ही ज्यादा भरोसा था और उन्हीं के जो मंत्री थे वो ज्यादातर थे। लेकिन इस बार जितने भी सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनका योगदान रहा, उसके बाद से ही उनको बहुमत मिलेगा। इसलिए जितने भी सारे सहयोगी दल के नेता हैं उनको साथ लेकर चलना, इसलिए जो भी सारे मंत्रालय हैं उस सबको बांटा जा रहा है, और चाहे वो एलजेपी हो या फिर हम पार्टी हो। समय की कमी के चलते ओम आपको रोकना पड़ रहा है। चर्चा के लिए सवाल तो बहुत थे, लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के दिग्गज नेता ब्रजमोहन अग्रवाल विजय बघेल को साइड कर पहली बार बिलासपुर सांसद बने तोखन साहू को मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने के लिए फोन आया है। नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई सांसद भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इस दौरान हमारे संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने खास बातचीत की तोखन साहू से। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए। छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद लोकन साहू हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या वजह रही जीत की? भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और बहुत कम समय में हमारे श्री विष्णुदेव सरकार के द्वारा मोदी की गारंटी को पूरा गया है। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास करके माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान किए हैं। पहला प्राथमिकता क्या रहेगी अब आप, चूंकि एनडीए की गठबंधन सरकार बनने जा रही है?
बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए काम करना, जरूरतमंदों की सेवा करना है हमारी प्राथमिकता। बिल्कुल, ये थे बिलासपुर सांसद लोकेन्द्र साहू, जिन्होंने जो है देवेंद्र यादव जो दिग्गज नेता है, विधायक रहे, उसको हराकर जो भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज की है। तो कहीं न कहीं पर जो है लोकल स्थानीय जो प्रत्याशी है, लोकल स्थानीय जो समस्या है, उसको समस्या को दूर करने की बात कही है। कैमरामैन बलराम पटेल के साथ प्रेम निर्मलकर, एमपी न्यूज नेटवर्क, रायपुर, छत्तीसगढ़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।